अरे ओ, कहाँ चले आ रहे हो? ये राज्य सचिवालय का वीआईपी दफ्तर है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। ये सुनकर अनीता की आंखें भर आईं, लेकिन उसके बड़े भाई विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत कर बहन, एक दिन यही लोग तुझे सलाम करेंगे। राजस्थान के छोटे से गांव सूरजपुरा में रहने वाले विक्रम और उसकी छोटी बहन अनीता के पास गरीबी के अलावा कुछ नहीं था। माता पिता के गुजर जाने के बाद विक्रम ने मजदूरी करके अनीता को पढ़ाया था। खुद फटे कपड़े पहनता था, लेकिन बहन की किताबों में कभी कमी नहीं आने देता था। जब अनीता ने राज्य लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा पास की और इंटरव्यू के लिए जयपुर बुलावा आया, तब दोनों के पास बस इतने पैसे थे कि किसी तरह शहर पहुंच सके। जयपुर पहुंचने के बाद सचिवालय के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी ने उन्हें देखकर ताना मारा, भिखारी लग रहे हो और अधिकारी बनने चले हो, पहले अपनी शक्ल तो आईने में देख लो। अनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन विक्रम ने सिर ऊंचा करके कहा, साहब गरीब हैं लेकिन भीख नहीं मांगते, मेरी बहन अपनी मेहनत के दम पर यहां तक पहुंची है। उसी समय एक वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों की बात सुन ली। उन्होंने गार्ड को डांटते हुए कहा, तुम्हें सुरक्षा के लिए रखा गया है, किसी की हैसियत तय करने के लिए नहीं। अगले दिन इंटरव्यू था, लेकिन जेब में पैसे इतने नहीं थे कि होटल का कमरा ले सकें, इसलिए दोनों ने बस अड्डे की बेंच पर ही रात गुजारी। रात भर विक्रम जागता रहा और अपनी बहन को सोते हुए देखता रहा। सुबह जब अनीता के पैर गर्म सड़क पर जलने लगे तो विक्रम ने अपनी चप्पल उतारकर बहन को पहना दी। लेकिन भैया, आपके पैर? अरे पगली, मैं मजदूर हूं, मेरे पैरों को तकलीफ की आदत है, तू बस अफसर बनकर लौटना, फिर मेरे लिए अच्छे जूते खरीद देना। इंटरव्यू के दौरान पैनल ने अनीता से पूछा, अगर एक अधिकारी बनने के लिए तुम्हें अपने गरीब और अनपढ़ भाई से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? अनीता की आंखें भर आईं। सर, मेरे लिए मेरा भाई ही मेरी दुनिया है। जिस इंसान ने अपने सपने कुर्बान करके मेरे सपने पूरे किए हों, उसके बदले में 1000 नौकरियां छोड़ सकती हूं। पैनल के सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद अनीता और विक्रम भारी मन से गांव सूरजपुरा लौट आए। अनीता को लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। रास्ते भर वो चुप थी। भैया, मेरी वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो? विक्रम मुस्कुराया, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता बहन, मुझे अपनी अनीता पर पूरा भरोसा है। लेकिन गांव वालों को तो जैसे उनका मजाक उड़ाने का मौका मिल गया था। लो आ गई हमारी अफसर मैडम। अरे भाई, शहर वाले भी पागल नहीं हैं कि ऐसे गरीबों को अधिकारी बना दे। अनीता चुपचाप घर के अंदर चली गई। उस रात वो बहुत रोई। दूसरी तरफ विक्रम आसमान की तरफ देखकर बस यही प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मेरी बहन की मेहनत खाली मत जाने देना। अगली सुबह अचानक डाकिया भागता हुआ उनके घर पहुंचा। विक्रम, अनीता, जल्दी बाहर आओ, राजधानी से सरकारी चिट्ठी आई है। अनीता के हाथ कांपने लगे। डरते डरते उसने लिफाफा खोला। जैसे ही उसकी नज़र अंदर लिखे शब्दों पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, मेरा चयन हो गया, मैं अधिकारी बन गई भैया। विक्रम खुशी से झूम उठा। मुझे पता था बहन, तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन तभी अनीता की नज़र आखिरी पंक्ति पर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भैया, अगले हफ्ते प्रशिक्षण के लिए भोपाल पहुंचना होगा और आने जाने और रहने का खर्च हमें खुद उठाना होगा। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर हजारों रुपए कहाँ से आते? अनीता रोने लगी। छोड़ दीजिए भैया, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन विक्रम ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब तक तेरा भाई जिंदा है, तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। अगले ही दिन से विक्रम काम की तलाश में निकल पड़ा। वो दिन में निर्माण स्थल पर ईंटें ढोता और रात में ट्रकों से सामान उतारने का काम करता। एक दिन ठेकेदार ने कहा, अगर आज पूरी तीसरी मंजिल तक सीमेंट की बोरियां पहुंचा दी तो 2 गुनी मजदूरी दूंगा। विक्रम ने बिना कुछ सोचे काम शुरू कर दिया। उसके कंधे छिल गए थे, हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन हर दर्द के पीछे सिर्फ एक सपना था, अनीता का भविष्य। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने 5000 रुपये जमा कर लिए, लेकिन इस दौरान लगातार काम करने और ठीक से खाना ना खाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात तेज बुखार में भी वो काम करता रहा। उसके दोस्त रघु ने कहा, पागल हो गया है क्या, आराम कर ले। विक्रम मुस्कुराया, अभी आराम नहीं कर सकता, मेरी बहन का सपना मेरा इंतजार कर रहा है। आखिर वो दिन आ गया जब अनीता को भोपाल के लिए रवाना होना था। स्टेशन पर विक्रम ने कांपते हाथों से पैसों की गड्डी उसकी हथेली पर रख दी। ये ले बहन, पूरे 5000 हैं। अनीता रो पड़ी। भैया, आपने अपने लिए कुछ रखा? अरे पगली, मुझे क्या चाहिए? जब तू बड़ी अधिकारी बनकर लौटेगी ना, तब मेरे लिए अच्छे जूते ले आना। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से झांकती हुई अनीता अपने भाई को हाथ हिलाती रही। उसे नहीं पता था कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसका भाई तेज बुखार से तप रहा था और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष अभी शुरू हुआ था। जारी रहेगा। भोपाल की प्रशासनिक अकादमी में कदम रखते ही अनीता को ऐसा लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गई हो। चारों तरफ बड़े बड़े शहरों से आए प्रतिभाशाली प्रशिक्षु थे।
किसी के पिता बड़े उद्योगपति थे तो किसी के परिवार में पहले से अधिकारी थे। लेकिन अनीता के पास न कोई पहचान थी न पैसा। उसके पास सिर्फ अपने भाई विक्रम के त्याग और आशीर्वाद थे। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, घंटों पढ़ाई करना और हर परीक्षा में खुद को साबित करना अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। जब बाकी लोग आराम करते थे तब अनीता अपने भाई के संघर्ष को याद करके और ज्यादा मेहनत करती थी। धीरे धीरे वो पूरी अकादमी की सबसे होनहार प्रशिक्षुओं में गिनी जाने लगी। एक दिन अकादमी के निदेशक ने घोषणा की, इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी का सम्मान जिस उम्मीदवार को दिया जा रहा है उसका नाम है अनीता शर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सबसे पहले अपने भाई को ये खुशखबरी सुनानी थी, लेकिन उसने सोचा, नहीं, मैं खुद सरकारी गाड़ी में गांव जाकर भैया को ये सरप्राइज दूंगी। वापसी के रास्ते में उसने एक दुकान पर गाड़ी रोकवाई। उसे अचानक अपने भाई की बात याद आ गई, जब बड़ी अफसर बन जाए ना तब मेरे लिए अच्छे जूते खरीद देना। अनीता ने बड़े प्यार से एक जोड़ी चमचमाते जूते खरीदे। उसका दिल खुशी से भर गया। कुछ ही घंटों बाद सरकारी गाड़ी सूरजपुरा गांव में दाखिल हुई। लेकिन आज गांव में अजीब सा सन्नाटा था। सबके चेहरे उदास थे। अनीता ने अपने बचपन की सहेली राधा को देखा। राधा, क्या हुआ, सब इतने चुप क्यों हैं? राधा की आंखें भर आईं। अनीता, खुद को संभाल लेना, तुम्हारे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। अनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ना, नहीं, ये झूठ है, भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रोते हुए राधा ने बताया, जब तुम ट्रेनिंग में थीं तब लगातार मजदूरी और बीमारी की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। मरने से पहले उन्होंने हम सबको कसम दी थी कि तुम्हें कुछ मत बताना। अगर मेरी बहन को ये खबर मिल गई तो उसकी ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा, उसके सपने टूट जाएंगे। ये सुनकर अनीता फूट फूट कर रोने लगी। वो पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ी। जिस भाई को गले लगाने के सपने लेकर वो आई थी, आज वही भाई सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ उसकी आंखों के सामने था। अनीता उसके पास बैठ गई। कांपते हाथों से उसने जूतों का डिब्बा खोला। भैया, उठो ना, देखो मैं अफसर बन गई। आपने कहा था ना आपके लिए अच्छे जूते लेकर आना। देखो भैया, मैं ले आई। लेकिन इस बार कोई जवाब देने वाला नहीं था। अनीता के सामने एक एक करके सारी यादें घूमने लगी। गर्म सड़क पर अपने पैर जलाकर उसकी रक्षा करना, भूखे रहकर उसे खाना खिलाना, रेलवे स्टेशन पर पूरी रात जागकर उसकी चिंता करना, बीमार होने के बावजूद मजदूरी करके उसके लिए पैसे जुटाना। उस दिन अनीता बहुत रोई, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और अपने भाई की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोली, भैया, आपने सिर्फ मुझे अफसर नहीं बनाया, आपने मुझे इंसान बनना सिखाया है। आज से मेरी हर सफलता, हर सम्मान और हर अच्छा काम आपके नाम होगा। कुछ वर्षों बाद पूरे ज़िले में एक अनोखी योजना शुरू हुई, विक्रम शिक्षा सहायता योजना। इस योजना के तहत गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च प्रशासन उठाता था। जब भी कोई उससे पूछता, मैडम इस योजना का नाम विक्रम क्यों रखा गया है, तो अनीता की आंखें नम हो जाती। वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अधिकारी कभी किसी कुर्सी पर नहीं बैठा, वो तो एक साधारण मजदूर था जिसने अपने सपनों को मिटाकर मेरे सपनों को जिंदा रखा। समय बीत गया, लेकिन विक्रम का त्याग और प्यार आज भी अनीता के हर फैसले में जिंदा था। कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके बलिदान कभी नहीं मरते। कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।